यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने जो अभी रिसेंट डिसीजन दिया है पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर। ये तिरुवनंतपुरम में है। मैं आपको बता दूं कि तिरुवनंतपुरम का जो ओरिजिनल नाम था वो पद्मनाभरम ऐसे कुछ हुआ करता था, बाद में इसका नाम तिरुवनंतपुरम पड़ा। और ये जो परिवार है आज का मार्तंड परिवार, जो रूलर कहता है मार्तंड वर्मा परिवार, शुरुआत यहाँ से हुई कि 18वीं सदी के 1720 या 22 में मार्तंड वर्मा ने इसकी स्थापना की। और उन्होंने अपने आप को सदैव ये कहा कि हम दास से मतलब है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दास के रूप में इस गद्दी को संभालते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार यहाँ का रूल करना शुरू करते हैं। और पूरा परिवार 200 वर्षों तक, 250 वर्षों तक, 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। इस पूरे शासन में हर एक रूलर ने अपने आप को कभी सॉवरेन नहीं कहा। हर एक रूलर ने पद्मनाभ स्वामी महाराज को ही रूलर कहा और कहा हम उनके दास के रूप में इस राज्य का शासन चलाते हैं। और भारतीय परंपराओं में, भारतीय पद्धति में कुछ इसी प्रकार से शासन सभी राजा चलाया करते थे। कोई भगवान राम के नाम से चलाता था, कोई डाइटी के नाम से, कोई ऐसे अपने आप को दास समझते थे और अपना ड्यूटी समझते थे कि हमने इस राज्य का भला करना है और ईश्वर की आराधना के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। इशू इस टेम्पल का ये है कि इस टेम्पल का जो रख रखाव है और जो चीफ चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो रूलर होता है। और पिछले 200-250 वर्षों से, 1722 से लेकर 2020 आ गया, 300 वर्ष हम कह लें कि 300 वर्षों से इस मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, चीफ पर्सन होता है, जो इसको हम दूसरे शब्दों में मैनेजर कह सकते हैं, या जो सर्वाधिकारी होता है वो राजा होता था। सवाल यहाँ पर ये आया कि अभी जो करंट में राजा के उत्तराधिकारी हैं, उन उत्तराधिकारियों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो हमेशा से बनाते थे, बनाई, वहाँ पर कुछ कर्मचारियों को काम से निकाला गया। और जब कंप्यूटर और टिकट बनाने वाले कुछ कर्मचारी थे जिनको काम से निकाला गया, तो उन्होंने ओरिजिनल सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में। और उस सूट में उन्होंने ये कहा कि भाई ये कौन है, इनका कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए ये जो इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी वहाँ पर बिठाई गई है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को किसी भी प्रकार से हमको यहाँ जॉब से निकालने का अधिकार नहीं। उन्होंने एक टेंटेटिव यूनियन बना दी कर्मचारियों की, और वो कर्मचारियों की जो यूनियन बनी, उस यूनियन ने ये केस फाइल किया। ऐसे 2-3 सिविल सूट फाइल हुए। बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको क्लब करने के लिए एक वकील साहब पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई इस पर क्यू वारंटो की रिट इश्यू की जाए। क्यू वारंटो रिट कहते हैं कि इनका अधिकार क्या है, किस अधिकार से राजा के वंशज इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए हैं और इसका रखरखाव या सरबराहकार बने हुए हैं, जबकि रूलर तो खत्म हो गए और रजवाड़े खत्म हो गए। बात उनकी जायज़ थी, बात उनकी अच्छी भी थी, लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन था वो गलत था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि भाई 3 महीने के अंदर ये जो टेम्पल है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार अपने हाथ में ले और राज्य सरकार इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियों को बनाए और राज्य सरकार इसके जो गुम्बद हैं, इसमें जो धन है, इसके जो बाकी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर राज्य सरकार कब्जा कर ले। जबकि था ये कि जिस समय ये मंदिर बना उस समय राजाओं ने अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से इसमें बहुत कुछ नक्काशियाँ वगैरह और सोना चांदी ये वो लगवाया था। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि राजा के पास अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से है, राजा तो राज्य का ही पैसा खर्च करेगा। इस विषय को जानने के लिए अपने को 1947 में जिस समय एक्सेशन हुए और राज्य मिलकर, ये जो 650 रियासतें लगभग हुआ करती थी, या कुछ लोग 550 रियासतें कहते हैं, 562 तो ऑफिशियली भारत में मर्ज हुई, तो इन 562 रियासतों को कैसे इंटीग्रेट किया गया और राजाओं को अधिकार कैसे दिया गया। आपको याद होगा और सब जानते भी हैं कि ग्वालियर का किला और ग्वालियर की मोस्टली प्रॉपर्टी जो राजा की थी, जो राजा के पास थी, वो आज भी राजा के पास ही है और उनके वंशज उसको देखते हैं। पूरा ग्वालियर उनके नाम है, जबकि वो राज्य की प्रॉपर्टी थी जिसको विलय हो जाना था, लेकिन वो उस समय कोवेनेंट साइन हुए, उनसे उनको मिल गई।
ये जो सिलसिला शुरू हुआ 1947 की 25 जुलाई को माउंटबेटन ने राजाओं की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उसने ये घोषणा की कि भाई भारत के साथ एक्सेशन कर लो और आप सभी को एक्सेशन करना होगा, और या तो डोमिनियन ऑफ इंडिया में करना होगा या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में करना होगा, और जो उस समय का ब्रिटिश इंडिया आपसे कुछ पैसा लेती थी वो रख रखाव को लेकर वो भी भारत सरकार नहीं लेना चाहती। इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का एक फॉर्मेट बांटा गया और सभी राजाओं से कहा कि आप इस पर साइन करके इनिशियली कंसेंट दे दीजिए कि हम देश के साथ रहना चाहते हैं। बात वहां से शुरू हुई, वो एक ही फॉर्मेट पर राजाओं ने सिग्नेचर किए। अब जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हम संविधान दो प्रकार के बनाने जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था कि राज्यों के संविधान अलग बनेंगे और केंद्र का संविधान अलग बनेगा। राज्यों के संविधान में सबसे पहले संविधान सभा बिठाने वाले ट्रावणकोर के राजा थे। ट्रावणकोर के राजा ने, जिनका नाम चित्रा थिरुनल बलराम वर्मा था, वो उन्होंने अपने यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन, टेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिए थे, एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर ने अपना बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे ही उस समय 3 राज्य कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अपना काम शुरू कर चुके थे। बाद में वो सब एक साथ मर्ज कर दिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, ये अलग बात है। उस समय एक बड़ी घटना घटी जिसकी वजह से केंद्र सरकार और तिरुवनंतपुरम के राजा या ट्रावणकोर के राजा के बीच में विवाद शुरू हुआ। वो विवाद ये था कि ट्रावणकोर एक कोस्टल एरिया है, ट्रावणकोर के चारों ओर उस समय अंग्रेजों का मानना था कि यूरेनियम है, और चूंकि परमाणु खोजें चली रही थी, हमको याद होगा जिस समय वो गए हैं परमाणु युद्ध हो चुका था, यूरेनियम का अपना रोल सब संसार के सामने आ चुका था। तो उस कोस्टल एरिया में माउंटबेटन का मानना था, अंग्रेजों का मानना था कि वहां पर बहुत सारी यूरेनियम है। तो माउंटबेटन ने ट्रावणकोर का जब एक्सेशन हुआ तो ट्रावणकोर को यह कहा कि ये जो यूरेनियम है ये अंग्रेज ले जाएगा। ट्रावणकोर के राजा ने वो करने से मना कर दिया और एक्सेशन पर भी विवाद खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, अगर तुम्हारी ये शर्त है कि आप ये जो हमारे कोस्टल एरिया में भरा हुआ पदार्थ है इसको आप ले जाएंगे तो हम ये राज्य आपके पास नहीं आने वाले। ट्रावणकोर के राजा ने उधर छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे मलय जैसे, उनको मिलाकर एक यूनियन बनानी शुरू कर दी थी। यानी कि उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया था कि क्या हम अलग देश बनाएंगे। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे कि ये जो राज्य जब आप एक्सेशन कर दिया है तो ये राज्य का जितना यूरेनियम है ये भारत के नेहरू जी की गवर्नमेंट बन चुकी है, इनके बस का तो कुछ है नहीं, ये सारा लेकर इंग्लैंड जाएंगे, जबकि महाराजा उस पर लगातार मना कर रहे थे। एक चिट्ठी हमको मिली माउंटबेटन की। माउंटबेटन ने जो अपने महारानी को और अपने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते थे वो ओरिजिनल चिट्ठी होती थी, हर 15 दिन में माउंटबेटन लिखा करते थे। और माउंटबेटन ने कोई भी जो गवर्नर जनरल कम वायसराय होता था वो अपने यहां कैसा चल रहा है और क्या क्या उसने 15 दिन में किया प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजता था। हमको एक चिट्ठी मिली, उसमें आप चाहें तो आपको भी मिल सकती है, ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट अगर आप उठाकर देखेंगे, आप तो दिल्ली में भी आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट को जब उठाकर देखेंगे तो उस समय माउंटबेटन नेहरू के बिहाफ पर कह रहे हैं कि मैंने नेहरू से बात की है कि ट्रावणकोर जो यूरेनियम नहीं देना चाहता है, मैं उसका यूरेनियम लेना चाहता हूं, आप क्या कहते हो? नेहरू ने माउंटबेटन को कहा अगर आप ट्रावणकोर के ऊपर युद्ध कर देंगे तो हमें कोई समस्या नहीं, आप युद्ध करके वो ले सकते हैं। हालांकि ट्रावणकोर के महाराजा ने वहां एक यूनियन बना ली थी और वो बड़ा विरोध कर रहे थे माउंटबेटन का, तो वो घपलत में पड़ गया और ट्रावणकोर के राजा ने कहा हम एक्सेशन ही नहीं मानते, हम डोमिनियन ऑफ भारत का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो डोमिनियन ऑफ भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते इसलिए वो खिंच गया, माउंटबेटन को यहां से जाना पड़ा। माउंटबेटन जब यहां से चले गए, भारत सरकार को पहले भी कुछ नहीं मालूम था और बाद में भी कुछ नहीं मालूम था। वो प्रकरण तब अपनी समझ में आया जब 2004 में केंद्र की सरकार बनी और केंद्र की इस सरकार ने कोस्टल एरिया में सेतु समुद्रम परियोजना के लिए कोस्टल एरिया से वो जो मलबा सफाई करी, वहां वो केरला के और मालाबार के और ट्रावणकोर के कोस्टल एरिया से वो जो उन्होंने मलबा सफाई करी कि यहां से हम शिप्स निकालेंगे, वो मलबा बेचा गया विदेशों में और विदेशी कंपनियों को वहां कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ये कहके कि ये जो कोस्टल एरिया है इसको खाली कर दीजिए, इस मलबे को खाली कर गहरे समुद्र में फेंक दीजिए। विदेशी कंपनियां वो सारा मलबा उठाकर ले गई जो यूरेनियम था। आज के शब्दों में जब बहुत बाद में रिसर्चें हुई तो उसको कहा गया ये थोरियम है, और हम सब जानते हैं कि भारत थोरियम रिच कंट्री है। लेकिन इस थोरियम को इस समय 2004 से लेकर 2014 की सरकार ने जो सेतु समुद्रम परियोजना आई, उस परियोजना में उस सारे के सारे थोरियम को बेच दिया।
पूरा बिका कि नहीं बिका मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो सेतु समुद्रम आपको याद होगा वो राम सेतु केस हुआ करता था। हिंदूवादी संगठन उसमें एक्टिव हो गए क्योंकि वो परियोजना में राम सेतु तोड़ना चाहते थे, उस रास्ते को खोलने के लिए, पाक स्प्लिट जिसको कहते हैं। तो राम हिंदू हिंदू एक्टिविटी वहां पर शुरू हो गई। हिंदू एक्टिविटी के नाते वो सुप्रीम कोर्ट तक केस आया। सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को बचा लिया और उन्होंने कहा ये मैनमेड है, ये भगवान राम की निशानी है और ये मैनमेड है, ये तो इसका तो संरक्षण होना चाहिए, इसको नहीं खोदा जा सकता। जब वो बच गया तो मुझे लगता है उस एरिया में जो थोरियम का हिस्सा है और जो खदानें हैं वो सारी हम बचा ले गए, लेकिन हम साइंटिफिकली हमको नहीं पता था। जब मेरे को तो तब अंदाजा लगा जब वो लेटर हमको मिला कि यहां पर थोरियम है जो माउंटबेटन ले जाना चाहते थे। इसलिए ट्रावणकोर का विवाद लगातार चल रहा था और ट्रावणकोर की ये विषय जो है सबसे बाद में सॉल्व हुए। जैसे जम्मू कश्मीर बाद में सॉल्व हुआ, हैदराबाद बाद में सॉल्व हुआ, वैसे ही ट्रावणकोर भी बाद में सॉल्व हुआ। ट्रावणकोर ने 1949 में ट्रावणकोर ने 1949 में कोविनेंट साइन की। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अलग होता है, कोविनेंट्स अलग होते हैं। मैं आपको बता दूं कोविनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाकर वहां लागू कर दिया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार के पास जाएगा तो राजा को क्या उसमें मिलेगा, राजा क्यों अपने राइट सरेंडर करे। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था कि राजा की जो अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वो राजा के पास रहेगी और राजा जो राज्य से रेवेन्यू वसूलता है उस रेवेन्यू का एक परसेंटेज टेंटेटिव जो तय हो गया वो भारत सरकार उनको देगी, क्योंकि उन्होंने राज्य अपना जो उनका अधिकार था वो अधिकार केंद्र सरकार को यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया को दे दिए और उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो थी वो प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाएगी। उन लिस्टों में दोनों पार्टियों ने साइन किया और ये कहा कि ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, इस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं हुआ। मैं आपको फिर से बता दूं कि उस समय दो प्रकार के फंड हुआ करते थे, एक तो पब्लिक फंड होता था और एक राजा का व्यक्तिगत फंड होता था। सभी राज्यों में था, जम्मू कश्मीर में भी था। अभी उसका महाराणा वो करण सिंह का इशू 2002-3 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो जो उनका पर्सनल फंड था उस फंड से केंद्र को कोई मतलब नहीं था। जो उनका रॉयल फंड हुआ करता था यानी कि रजवाड़े का फंड हुआ करता था, राज्य का फंड हुआ करता था, वो फंड केंद्र सरकार के पास चला गया। जो राज्य की प्रॉपर्टी होती थी वो सब केंद्र के पास चलेगी और जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी राजा की होती थी वो सब राजा को दे देगी और जो प्रॉपर्टी उसने सरेंडर की उसके एवज में उसको कुछ परसेंटेज, उसका कुछ धन बांध दिया गया कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, सभी राजाओं का अलग अलग जिस प्रकार से था वो उनका बांध दिया गया कि ये आपको दिया जाएगा। उन एग्रीमेंटों में इन राजाओं को राज प्रमुख भी घोषित किया गया। राज प्रमुख इन द सेंस कि अब ये जो राजा बैठेगा ये राजा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करेगा। हमको सबको याद होगा कि 1956 तक राज प्रमुख रहे। 1956 में जब हमने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया तो हमने ये सारे रजवाड़े खत्म करके, एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे रजवाड़े खत्म करके और नए राज्य बना दिए। तब ये राज्य केरला बना। उससे पहले ट्रावणकोर और कोचीन का क्षेत्र अलग है, ट्रावणकोर का क्षेत्र अलग है। तो ट्रावणकोर के राजा को ही उस समय राज प्रमुख घोषित कर दिया गया, ट्रावणकोर कोचीन का। और जो मालाबार का क्षेत्र है वहां का राजा अलग था। बाद में हमने इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जिसको केरला कहा गया भाषाई आधार पर, कि ये मलयालम बोलते हैं। इस राज्य में जो इसकी कैपिटल बनाएगी वो ट्रावणकोर की जो कैपिटल हुआ करती थी जिसको तिरुवनंतपुरम बाद में कहा गया, वो तिरुवनंतपुरम ही वहां की कैपिटल बना दी गई। और इस प्रकार 1956 तक राजा बैठे। इन एग्रीमेंट्स में जो टेम्पल का पोर्शन है, चूंकि राजाओं ने जो पहले राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने रूल करना शुरू किया भगवान के नाम से और वो अपने आप को भगवान की डायटी, भगवान के दास मानते थे कि हम पद्मनाभ स्वामी के दास हैं। दास होने के नाते हमने यहां पर राज्य करना है, तो वो उनके नाम से चूंकि राज्य करते थे, इसलिए 1949 के मई में जो एग्रीमेंट्स हुए उन एग्रीमेंट्स में मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन राजा ने मांगा। राजा ने कहा हम सब कुछ आपको दिए दे रहे हैं, ये सब डोमिनियन ऑफ इंडिया का होगा, लेकिन जिस टेम्पल जो हमारे सॉवरेन हैं, जो हमारी संप्रभु हैं, जिनके बिहाफ पर हम शासन करते थे, वो उनकी सेवा करने का अधिकार मेरा रहेगा। इसलिए वो एग्रीमेंट में तय हुआ और सेवा करने का अधिकार राजा को दे दिया गया या राजा की फैमिली को दे दिया गया। ये कोविनेंट में तय हुआ कि आप सेवादार होंगे, आप इसके सर्वराकार होंगे। एक बात और आपको बता दूं कि जिस समय राजा बैठा था उस समय ट्रावणकोर के जो देवस्वामी मंदिर थे या देवसम बोर्ड था, उसमें 50 लाख रुपए का फंड राजा अपनी तरफ से देता था मंदिरों को मेंटेन करने के लिए।
मैं फिर से कहता हूं, राजा अपनी तरफ से 50 लाख रुपए का फंड मंदिरों को मेंटेन करने के लिए देता था। कभी 25 लाख था, कभी 10 लाख था, ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस समय ये डोमिनियन ऑफ इंडिया में आया उस समय 50 लाख रुपए का फंड हुआ करता था। ये तय हुआ कि 50 लाख रुपए का जो फंड है वो राज्य सरकार, यानी कि जो ट्रावणकोर कोचीन की सरकार है, जहां का राज प्रमुख राजा है आज, वो 50 लाख रुपए मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए सरकारी फंड से देगा। उन 50 लाख रुपयों में 6 लाख रुपए का फंड इस मंदिर के रखरखाव के लिए दिया जाएगा, यह तय हुआ था। और इस मंदिर का, सिर्फ एक मंदिर का, सभी मंदिरों, ट्रावणकोर के सभी मंदिरों राजा ने नहीं लिए। राजा ने एग्रीमेंट में केवल यह मंदिर लिया कि इस मंदिर का रखरखाव हम करेंगे, इसकी सेवा हम करेंगे। जो राजा, जिस राजा ने ये सब किया था, वो राजा 1991 तक जीवित रहे, जिनको आप बलराम कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये परिवार जो शासन कर रहा है, इनके परिवार में मोस्टली राम वर्मा, बलराम वर्मा, मार्तंड वर्मा, ऐसे इन्होंने बाद के नाम लिए हैं। शुरू के नाम थोड़े चेंज किए बाद के, फिर इसीलिए इनको कभी मार्तंड प्रथम, मार्तंड द्वितीय, बलराम प्रथम, बलराम द्वितीय। तो ये जो उस समय 1949 के राजा थे, ये बलराम द्वितीय थे, जिनका नाम चित्तिरा तिरुनल बलराम वर्मा था। इनको अगर शॉर्ट में कहना हो तो बलराम वर्मा द्वितीय। और आज जो उनके सक्सेसर हैं, 1991 में उनकी मृत्यु के बाद आए, ये भी इत्तिफाक की बात है कि राजा की मृत्यु जुलाई 1991 में हुई थी। 19 जुलाई 1991 में हुई थी। आप जुलाई का ही महीना चल रहा है और लगभग वही समय चल रहा है। तो जो आज के राजा हैं वो मार्तंड वर्मा अपने आप को कहते हैं। आगे का नाम जो उनका प्रीफिक्स है वो दूसरा होगा। तो जब ये बैठे तो सक्सेसर के नाते, जो भी परिवार में सक्सेसर था, एज पर द सक्सेशन एक्ट, उनका सक्सेशन जो मुरुकुट्टम जिसको कहते हैं, उस एक्ट के अनुसार उनका सक्सेशन होता है। मतलब तमिलनाडु जो केरला के सक्सेशन का मामला है, उसके नाते ये सक्सेसर बने और सक्सेसर होने के नाते ये मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। चूंकि राजा जिन्होंने एक्सेशन किया था उनकी मृत्यु 91 में हो गई। और इश्यू मैंने आपको बता ही दिया कि टेंपल में कुछ कर्मचारी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने उनको, राजा की जो बनाई हुई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, उस कमेटी ने उस पर एक्शन ले लिया। और उस कमेटी ने उस पर एक्शन लिया तो वो चले गए कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप तो बेकार लोग हैं, ये तो राज्य का मामला है, ये तो हमारे जो कम्युनिस्ट शासन बैठा हुआ है, हम उनमें से एक हैं, हम कुछ भी करें। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में इनको बाहर कर दिया राजा को, और राजा को बाहर करके टेक ओवर राज्य को बता दिया कि एज पर राज्य इस पर टेक ओवर करेगा। चूंकि, और इशू क्या दिया कि इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रीवी पर्स खत्म किया। और प्रीवी पर्स जब खत्म किया गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 क्लॉज 22 में रूलर की डेफिनेशन थी, उसको खत्म किया गया। उसमें यह था, राज्य समय समय पर जिसको रूलर माने, मतलब केंद्र समय समय पर जिसको रूलर माने, तो 366(22) और 363 के तहत इन रूलर्स के प्रीवी पर्स तय हुए थे कि इनके प्रीवी पर्स दिए जाएंगे। चूंकि 366, 362, 366 क्लॉज 22 सब ये 1971 में 26th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने उड़ा दिए। वो केस भी माधवराव सिंधिया वर्सेस अदर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था। बाद में वो गणपत राव के मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा था कि जब भारत में संविधान लागू हो गया और आपने अपने राइट संविधान को सरेंडर कर दिए, जितने राइट आपने संविधान को सरेंडर कर दिए, उस राइट के ब्याह पर आप कोई रूलर नहीं, कोई रूल्ड नहीं। लेकिन जो प्रॉपर्टी, इन सभी जजमेंटों में कहा गया कि जो प्रॉपर्टी व्यक्तिगत रूप से राजा को उस कोविनेंट में दी गई है कि राजा व्यक्तिगत उसका रखरखाव करेगा और निर्णय लेगा, वो उन प्रॉपर्टियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो राज्य की जो प्रॉपर्टी थी उस पर प्रभाव होगा, बाकी पर प्रभाव नहीं होगा। अब ये जो पद्मनाभन मंदिर है, इस पर तो राज्य को राइट दिया नहीं था, इसका राइट तो राजा को दिया था। लेकिन राजा ने अच्छा काम एक ये किया कि राजा ने जब वो बनकर बैठा वहां का राज्य प्रमुख, तो राजा ने इस मंदिर के लिए ही एक कानून बना दिया कि कोई बाद में एलिगेशन ना लगा सके। 1950 में ही उसने कानून बनाया, जबकि 1956 तक वो राज प्रमुख था और उसके पास पार्ट बी स्टेट हुआ करता था। पार्ट बी स्टेट्स के लिए हमारे पास एक आर्टिकल हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 238, जो 7th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता था। उसमें राजा को एक्सक्लूसिव बहुत सारे राइट्स दिए हुए थे कि राजा क्या क्या कर सकता है। वो पार्ट बी स्टेट हुआ करता था। अब ये पार्ट बी स्टेट चूंकि खत्म कर दिए 1956 में, और
71 में प्रीवी पर्स खत्म किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है उन व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर आएगा। तो ये जो राजा के पास राइट हुआ करते थे पार्ट बी स्टेट में राज प्रमुख के नाते, उसने अपनी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो कोविनेंट में 1949 में ली थी उस पर भी एक कानून पास कर दिया और कानून में यह कहा कि मैं या मेरे वंशज इस पर डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होगी, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का अपॉइंटमेंट राजा करेगा और राजा अपॉइंटमेंट करके उसका रखरखाव और दास वहां पर सेवा करेगा। इस पूरे कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि राजा को कोई 2 पैसे इसमें मिलेंगे, राजा सिर्फ सेवक होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अभी ये मामला गया तो राजा ने फिर से जो राजा के उत्तराधिकारी हैं मर्तंड वर्मा, उन्होंने फिर से कहा कि देखिए हम इस पर, हमारे वंशजों ने इस पर कोई राइट ऐसे उसके धन के लिए नहीं बनाया, हमारा रखरखाव का कर्तव्य है, हम इनके डाइटी हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनके नाम से ही सारा वो चला रहे थे, इन्हीं के नाम से हमने ये राज्य भारत सरकार में अधिविलन किया है, इसलिए इनके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी, चूंकि ये कोवेनेंट साइन थे और इनको कोई भी उसमें दूसरा अधिकार नहीं है, केवल कमेटी अपॉइंट ये करते हैं और कमेटी को डिसमिस करने का राइट है। लेकिन एज पर लॉ जो 1950 में इन्होंने उसका एक बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग ही ये उस पर रूल करेंगे। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस राजा के उत्तराधिकारी को किसी भी प्रकार का कोई धन लेने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियों के अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो इनका होगा, ना कि राज्य का होगा। और जो पैसा बाकी का आता है, चूंकि लॉ राजा बनाई गए थे, तो जो पैसा आता है, जो चढ़ावा वहां पर चढ़ता है करोड़ों रुपए में, वो कढ़ावे उसके लिए बैठता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में वो सब पैसा निकाला जाता है, उसका डिस्पोजल किया जाता है, कैसे उसको खर्च करना है, कहां खर्च करना है। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी राजा ने अपॉइंट की होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी उस पर, और एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जीक्यूट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी उस पर एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, कौन एम्प्लॉय होगा, कौन नहीं होगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो हिंदू मंदिरों पर हमला है कि हिंदू मंदिर राज्य के पास चले जाएं, अब चूंकि राज्य अगर 16 अधिकारी हिंदू मंदिरों का हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि केरला में क्या होगा। केरला में चूंकि कम्युनिस्ट शासन बैठा हुआ है, इसलिए कम्युनिस्टों ने केरला की इस मंदिर का नहीं, सभी मंदिरों के ऐसी तैसी करी देनी। जैसे तमिलनाडु में मंदिर का रखरखाव तो किसी और के पास है, लेकिन तमिलनाडु एंडोमेंट एक्ट में, टेंपल्स एंडोमेंट एक्ट में, रिलीजियस प्लेसेस एंडोमेंट एक्ट में, अभी पीछे हम लोगों ने एक पूरी उसकी रिपोर्ट दी थी कि इस एपिडेमिक के टाइम पर तमिलनाडु सरकार ने उस पर ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करके कहा कि नहीं, इस पर तो आप 20 लाख रुपए निकालिए, किसी का 50 लाख, किसी का 15 लाख रुपए जमा करिए और ये पैसा सब कोविड के लिए दीजिए। और उधर से पैसा निकालकर मस्जिदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने, मस्जिदों में रसद पहुंचा दी। ये जो केरला में है, केरला में भी यही चलता है। जो ट्रावनकोर एंड कोचीन का जो देवासम बोर्ड है, उसमें भी यही सब काम चलता है। तो मेरा मानना यह है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी नजीर देते हुए, लीगली ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो जन भावना है, जन भावना के अनुसार मुझे लगता है कि पूरे देश में ये कानून इस प्रकार के होने चाहिए जैसे महाराजा ने ट्रावनकोर के इस मंदिर के लिए, पद्मनाभन मंदिर के लिए, जो उन्होंने एक बोर्ड उस समय बनाया था और उसका कानून बनाया था कि कैसे, उसमें 22 आर्टिकल्स हुआ करते थे शायद, उन आर्टिकल्स में उन्होंने कहा कि कैसे कैसे इसका पैसे का डिस्पोजल होगा, कैसे इसका मेंटेनेंस होगा, इस मेंटेनेंस का पैसा आएगा तो क्या होगा, और इसके जो बाकी रखरखाव हैं उनका कैसे होगा। राजा ने खुद नहीं, बाकी कैसे होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के नाते ऊपर से वो उसको कंट्रोल करेगा और सब कुछ ऑडिट करेगा। मुझे लगता है पूरे देश में इस तरह की व्यवस्थाएं, हर एक मंदिर के लिए कानून बना दीजिए, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर के पास, हिंदुओं के पास ही रहे। और इस मंदिर का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुओं के पास ही, वो एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं के पास रहे। उसका कानूनी डिस्पोजल होगी, इसका जो चढ़ावा चढ़ता है वो कहाँ देवालयों में खर्च होगा, ब्राह्मणों जो वहां पंडित बैठते हैं उनकी सैलरीज में कितना पैसा जाएगा, और वहां जो स्कूल चलते हैं, गुरुकुलम चलते हैं, वहां अनाथालय चलते हैं, या इन मंदिरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, उन पे कैसे डिस्पोजल होगा, ना कि राज्य के पास पैसा जाएगा ताकि राज्य उसको, केरला में तो खासतौर से राज्य क्रिश्चियनों में और मुसलमानों में बांट देगी, क्योंकि वहां तो आबादी हिंदू की 30% रह गई। तो ये टेंपल हाथ में राज्य के चले जाएं तो राज्य क्या करेगा। इसी प्रकार पूरे देश में हमें लगता है ऐसे कानून बना देना चाहिए, एक सिंपल कानून बनाकर राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के हिंदुओं के पास, या जो उसके रखरखाव करने वाले हैं, जो अपने आप को वहां ट्रस्टीज समझेंगे, ट्रस्टीज को नॉन पेड सैलरी मान लिया जाए, जैसे राजा को माना गया ट्रावनकोर के, और ऐसे करके इसका डिस्पोजल करना चाहिए ताकि इस पैसे का यूज ऐसा ना हो कि मस्जिदों को जाए।
अब हमारे देश में समस्या यह है कि हम मंदिरों का पैसा तो सारा ट्रस्ट बनाकर राज्य सरकार लेना चाहती है और मस्जिदों को अलग से पेमेंट करती है। दिल्ली अलग से पेमेंट करता है, तमिलनाडु अलग से पेमेंट करता है, केरला अलग से पेमेंट करता है। बहुत सारे राज्य ये करते हैं कि उनका पेमेंट करते हैं वो जो आलिम बैठते हैं या जो उसके मौलवी बैठते हैं, और ऊपर से इधर हिंदू टेंपलों का पैसा सारा राज्य के पास जाता है। देश में भी बड़ी सवाल उठते हैं, हिंदुओं के द्वारा भी बड़े सवाल उठते हैं कि साहब ये टेंपल में इतना पैसा है, ये धन है, ये क्यों नहीं इस पर खर्च होता है, उस पर खर्च होता है। खर्च होना चाहिए, लेकिन उसके डिस्पोजल का तरीका क्या हो यह तय होना चाहिए। उसका डिस्पोजल राज्य करेगा या उसका डिस्पोजल करने के लिए एक अलग से कमेटी बिठाई जाएगी और वो कमेटी के लिए कानून होगा कि वो कहां कहां डिस्पोजल कर सकते हैं। बाकी मंदिरों में ये जो पुजारी बैठते हैं, इन पुजारियों की सैलरी कैसे निकलेगी? कोई पुजारी फ्री में कैसे काम करेगा? और पुजारी नहीं होगा तो मंदिर का मेंटेनेंस कैसे होगा? तो पुजारी के लिए क्या सैलरी होगी? सैलरीड पुजारी होंगे, उनके बाकायदा अपॉइंटमेंट होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स होंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था होगी, और जैसे वैकेंसीज निकलती हैं वैसे पुजारियों की वैकेंसी आप निकालना शुरू कर दीजिए, ताकि ये झंझटी खत्म हो जाएगी। पुजारी पैसे ले जाता है और बाकी का जो पैसा है वो अनाथालय में कैसे जाएगा, वो और जगह डिस्पोजल कैसे होगा, उसकी विधि बना दीजिए। लेकिन हिंदुओं के मंदिर का पैसा सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही खर्च होगा, ऐसा कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप हिंदुओं के इन तरह के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनको राज्य सरकार कब्जे में लेना चाहती है तो इस प्रकार जामा मस्जिद को कब्जे में क्यों नहीं लेती? जामा मस्जिद भी तो इसी प्रकार की एक मस्जिद है। इस प्रकार की देश भर में मस्जिदें बनी हुई हैं, इमामबाड़े बने हुए हैं जो राज्यों ने अपने कब्जे में नहीं लिए, जो कि वक्फ बोर्ड को पकड़ा दिए या पर्सनली उनको दे दिए और ऊपर से सैलरियां और उनको देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए, देश में एक माहौल बनना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट डायरेक्शन हमको दिखाई है, एक दिशा दिखाई है इस जजमेंट के माध्यम से। ये जजमेंट मैं इसके साथ नीचे उसका एक लिंक अटैच करूंगा, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। एक 200-250 पेज का जजमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सही दिशा दिखाई गई है और इस दिशा पर हम सभी को काम करना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।